स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल लक्ष्य के पॉइंट केमिस्ट्री हब में। आज के इस वीडियो लेक्चर में अपन डिस्कस करेंगे पृष्ठ रसायन अध्याय संख्या 5 से संबंधित MCQ मल्टीपल चॉइस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, अधिशोषण में भौतिक अधिशोषण बढ़ता है जब। आपको ये पता है कि अधिशोषण है वो दो प्रकार का होता है, एक तो होता है भौतिक अधिशोषण और दूसरा होता है रासायनिक अधिशोषण। तो यहाँ पर जो सवाल है उसके अंदर आपसे पूछा है कि जो भी आपका भौतिक अधिशोषण है ये कब बढ़ेगा, जब ताप घटता है ऑप्शन नंबर बी, ताप बढ़ता है ऑप्शन नंबर सी, दाब घटता है और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए मैं आपको थोड़ी सी एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करवाता हूं भौतिक अधिशोषण के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपका भौतिक अधिशोषण है, भौतिक अधिशोषण, तो भौतिक जो अधिशोषण है कौन कौन से ऐसे कारक है जो इसको क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। सबसे पहला कारक आता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहला कारक कौन सा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको ये ध्यान रखना अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ता है तो उस वाली कंडीशन में जो आपका भौतिक अधिशोषण है ये भी क्या होगा, बढ़ेगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार से प्रभावित करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि होने के फलस्वरूप भौतिक अधिशोषण में भी क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा वाला पॉइंट, दाब का प्रभाव। सेकंड वाला कारक होता है दाब। अगर दाब में आप वृद्धि करते हो तो उस वाली कंडीशन में भी क्या होगा, जो अधिशोषण है उसमें भी क्या होती है, वृद्धि होती है। तीसरा यहाँ पर कारक आता है आपके पास तापमान का। कारक कौन सा है, तापमान। और जब बात चल रही है किसकी, भौतिक अधिशोषण की, तो यहाँ पर स्पेशली ध्यान रखना है तापमान को अगर आप बढ़ा देते हो, तापमान में वृद्धि करते हो, तो उस स्थिति में जो भौतिक अधिशोषण है वो क्या हो जाता है, उसमें कमी आ जाती है। मतलब जो भौतिक अधिशोषण है तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, घटता है। तो ये कुछ कारक है जो क्या करते हैं, भौतिक अधिशोषण को प्रभावित करते हैं। अब देखिए पहला, ताप घटता है, तो ताप घटने पर जो भौतिक अधिशोषण क्या होगा, बढ़ता है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर पहला ही क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। भौतिक अधिशोषण कब बढ़ेगा, जब तापमान घटेगा। दूसरा देखिए ताप बढ़ता है, ताप बढ़ने पर तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको बता दिया भौतिक अधिशोषण है, तापमान अगर आप बढ़ाओगे तो भौतिक अधिशोषण क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी, दाब घटता है, दाब की तो समानुपाती होता है, मतलब दाब बढ़ाने पर भौतिक अधिशोषण बढ़ता है, और यहाँ पर अगर आप दाब घटा दोगे तो भौतिक अधिशोषण भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वाला देखिए, कोलाइडी कणों पर आवेश का कारण है। मतलब जो भी कोलाइडी कण होते हैं उसमें केवल एक ही प्रकार का आवेश क्या रहता है, उपस्थित रहता है। तो यहां से सवाल क्या है कि जो भी कोलाइडी कण है उन पर उपस्थित जो आवेश होता है तो उस आवेश का कारण क्या है। तो पहला वाला ऑप्शन देखिए इसके अंदर, विद्युत अपघटन की उपस्थिति। ऑप्शन नंबर बी, कणों का बहुत छोटा आकार। ऑप्शन नंबर सी, विलयन से आयनों का अधिशोषण। और आपके पास ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर ये है कि जो भी कोलाइडी कण है उनके ऊपर जो आवेश उपस्थित होता है उसका मुख्य कारण क्या है। तो यहाँ पर कौन सा कारण होगा कि जो भी विलयन में आयन है उन आयनों का क्या करता है, अधिशोषण कर लेता है। तो ऑप्शन नंबर सी कौन सा हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना कि कोलाइडी कणों पर जो भी आवेश उपस्थित होता है उस आवेश की उपस्थिति का कारण क्या होता है, विलयन से आयनों का अधिशोषण। जैसे यहाँ पर अगर आप बात करते हो आयरन क्लोराइड है FeCl3, अगर मैं इसका जल अपघटन करवा देता हूं तो यहाँ पर किसका निर्माण हो जाएगा, FeOH3, फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलोइडी सोल का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब यहां से आपको ये ध्यान रखना है कि आपने आधिक्य के अंदर किसको लिया है, आयरन ट्राइक्लोराइड को, मीनिंग FeCl3 को। तो यहां से क्या बनेगा, जो आपके पास कोलोइडी सोल है, कोलोइडी सोल कौन सा है, फेरिक हाइड्रोक्साइड, मतलब FeOH3। और अधिशोषण को बताने के लिए आपको एक क्या बनानी है, वर्टिकल लाइन बनानी है, खड़ी रेखा बनानी है। अब यहाँ पर आधिक्य में कौन सा है, आयरन ट्राइक्लोराइड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपके पास सोल बना है उस वाले सोल में कोई भी जो कॉमन आयन आता है उसी का क्या होता है, अधिशोषण होता है। आधिक्य में क्या ले रखा है आपने, आयरन ट्राइक्लोराइड। तो इस आयरन ट्राइक्लोराइड में कौन कौन से आयन उपस्थित है, एक तो आयन उपस्थित है यहाँ पर आयरन +3 और दूसरा उपस्थित है कौन सा, Cl-।
कोलोइडी सोल में देखिए इन दोनों में से कौन सा आयन उपस्थित है, आयरन उपस्थित है। तो यहाँ पर कौन से आयन का अधिशोषण होगा, फेरिक का, मतलब Fe+3 का क्या हो जाएगा, अधिशोषण हो जाएगा। मतलब यहाँ पर जो फेरिक जो हाइड्रोक्साइड का सोल होता है ये कौन सा होता है, पॉजिटिवली चार्ज कोलोइडल सोल होता है, मतलब धनावेशित कोलोइडी सोल होता है। तो यहां से इसने ये वाला देखिए आयन कहां से अधिशोषित किया है, विलियन से। तो यहाँ पर इसका आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। विलियन से आयनों का अधिशोषण होने के कारण ही कोलाइडी कणों पर किसकी उपस्थिति होती है, आवेश की उपस्थिति होती है। क्वेश्चन नंबर 3, आकाश नीला किस कारण से दिखाई देता है। तो जो भी आकाश का नीला रंग होता है उस वाली घटना के लिए उत्तरदायी कौन सा फिनोमिना होता है। तो पहला देखिए संचरण, दूसरा दे रखा है परावर्तन, ऑप्शन नंबर सी है प्रकीर्णन और ऑप्शन नंबर डी है अपवर्तन। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आकाश का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, तालाब के जल का नीला रंग, इसके लिए जो उत्तरदायी कारक कौन सा होता है, प्रकीर्णन होता है, मीनिंग स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मतलब जब भी प्रकीर्णन होता है उसी कारण क्या होता है, आकाश वो कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। और इसकी भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूं कि जो भी आपके वातावरण या स्पेस के अंदर, आकाश की बात कर लीजिए या फिर वातावरण के अंदर किसके कण उपस्थित होते हैं, डस्ट पार्टिकल, धूल के कण उपस्थित होते हैं। किसके कण उपस्थित होते हैं, धूल के कण। तो ये जो धूल के कण होते हैं वो क्या करते हैं, प्रकाश की किरणों का परिकिरणन कर देते हैं। जब क्या करते हैं, प्रकाश किरणों का क्या करते हैं, परिकिरणन करते हैं, प्रकाश किरणों का परिकिरणन। तो यहाँ पर प्रकाश का परिकिरणन कौन करते हैं, जो भी वातावरण या स्पेस में उपस्थित जो धूल के कण होते हैं वो प्रकाश की विकिरणों का परिकिरणन करते हैं, जिसके कारण ही आकाश का कैसा रंग दिखाई देता है, आपको नीला रंग दिखाई देता है। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि आकाश का जो रंग है वो नीला ही क्यों दिखाई दे रहा है, परिकिरणन के कारण नीला ही दिखाई क्यों दिया, लाल पीला क्यों नहीं दिखाई दिया। तो इसका एक आपको एक पॉइंट ध्यान रखना है, किसका परिकिरणन सबसे अधिक होगा, तो उस वाले प्रकाश की किरण का परिकिरण सर्वाधिक होगा जिसकी तरंग दैर्घ्य का मान क्या होगा, कम होगा। तो ये ध्यान रखना, तरंग दैर्घ्य को किससे प्रदर्शित करते हो, लैम्डा से। तो जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसी का क्या होता है, परिकिरणन सर्वाधिक होता है, उसी का ही परिकिरणन क्या होता है, सर्वाधिक होता है। और जिसका परिकिरणन सर्वाधिक होता है वो उसी रंग का दिखाई देता है। तो जो यहाँ पर तरंग दैर्घ्य है सबसे कम कौन सी प्रकाश विकिरण के लिए होता है, नीले रंग के लिए होता है। तो जो नीला या ब्लू रंग की जो आपके पास विकिरण होती है इनकी तरंग दैर्घ्य क्या होती है, कम होती है। तो इनका सर्वाधिक क्या होगा, परिकिरण, और जिसका परिकिरण होता है वह उसी के रंग का दिखाई देता है। तो मतलब आकाश कौन से रंग का दिखाई देता है, नीला रंग का। और इसका कारण यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूं, क्योंकि नीले रंग की जो तरंग दैर्घ्य क्या होती है, न्यूनतम होती है। नीले रंग के लिए तरंग दैर्घ्य का मान न्यूनतम होता है, तरंग दैर्घ्य का मान न्यूनतम होता है। क्योंकि आपको बस यहां से एक ही कॉन्सेप्ट बनाना है कि जिस प्रकाश की विकिरण का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होगा, न्यूनतम होगा, उसी का परिकिरण क्या होगा, सर्वाधिक होगा। तो कौन सी रंग की तरंग दैर्घ्य का मान न्यूनतम होता है, नीले रंग की। तो सबसे ज्यादा परिकिरण किसका होगा, नीले रंग का। तो आकाश कौन से रंग का दिखाई देगा, नीला रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट वाला देखिए, कोलाइडी कणों पर स्थिर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में घूमना कहलाता है। मतलब एक बात तो कंफर्म हो गई कि जो भी आपके पास कोलाइडी कण है तो उन कोलाइडी कणों पर क्या होगा, केवल एक ही प्रकार का आवेश उपस्थित होगा। अब वो जो आवेश है वो आपके धनात्मक आवेश भी उपस्थित हो सकता है, अन्यथा ऋणात्मक आवेश भी उपस्थित हो सकता है, लेकिन केवल एक ही प्रकार का आवेश कोलाइडी कणों पर उपस्थित होता है। तो यहाँ पर ये बोला कि जो भी कोलाइडी कण है उनका स्थिर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में घूमना क्या कहलाता है। तो इसकी एक परिभाषा होती है, उसको आप बोलते हो इलेक्ट्रोफोरेसिस, मीनिंग विद्युत कण संचलन होता है। तो ऑप्शन नंबर करेक्ट कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट है। मतलब कोलाइडी कणों का स्थिर विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में घूमना ही क्या कहलाता है, विद्युत कण संचलन कहलाता है। और इस विद्युत कण संचलन की विधि के द्वारा आप कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश की प्रकृति ज्ञात कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट बात है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। पहला तो सवाल देखिए, कोलाइडी कणों पर स्थिर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में घूमना विद्युत कण संचलन कहलाता है। और दूसरा इसका उपयोग क्या है, बेनिफिट क्या है, विद्युत कण संचलन विधि के द्वारा
कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। मतलब अगर मान लीजिए कोलाइडी कण पर धनात्मक आवेश उपस्थित है तो ये कौन से इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। अदरवाइज मान लीजिए कोलाइडी कणों पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित है तो ये कौन सी इलेक्ट्रोड की ओर गति करेगा, धनात्मक इलेक्ट्रोड की ओर। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। एक बार वापिस रिपीट कर देता हूं मैं, इसकी परिभाषा आ सकती है आपके। विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कणों का अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर गमन करना ही विद्युत कण संचलन कहलाता है। और उपयोग क्या है, विद्युत कण संचलन के द्वारा कोलाइडी कणों पर उपस्थित आवेश की प्रकृति ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। कोलाइडी कणों की सतह से प्रकाश का प्रकीर्णन होने से उत्पन्न होता है। मतलब जो भी कोलाइडी कण की जो सतह है और इनकी सतह के द्वारा क्या होगा, प्रकाश का प्रकीर्णन होगा। तो इससे जो उत्पन्न होने वाली घटना है आप उसको क्या बोलते हो। पहला ऑप्शन दे रखा है ब्राउनी गति, ये गलत है। ब्राउनी गति का मतलब क्या होता है, कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना ही ब्राउनी गति कहलाता है। एक बार वापस से रिपीट कर देता हूं मैं, ब्राउनी गति का मतलब क्या होता है, कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में लगातार टेढ़ी मेढ़ी गति करना ही ब्राउनी गति कहलाता है। तो यहां से तो कौन सा पूछ रहा है, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है कोलाइडी कणों की सतह से, उस वाली परिघटना को क्या कहते हैं। तो ये ब्राउनी गति तो कैंसिल हो गया। अवसादन सेडिमेंटेशन भी रोंग हो गया। अपवहन, ये तो कोलाइडी विलयन को शुद्धिकरण की विधि है। और अपवहन का मीनिंग क्या होता है, कोलाइडी जो विलयन बनता है उसके शुद्धिकरण की विधि है, तो ये भी रोंग हो गया। नेक्स्ट वाला कौन सा है, टिंडल प्रभाव। तो टिंडल प्रभावी परिघटना होती है जिसके द्वारा कोलाइडी कणों की सतह के द्वारा प्रकाश का क्या होता है, प्रकीर्णन होने से उत्पन्न होता है कौन, टिंडल प्रभाव। और टिंडल प्रभाव को कैसे परिभाषित करते हो, जब प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई देता है, इसी परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। तो टिंडल प्रभाव की परिभाषा वापिस से रिपीट कर रहा हूं, जब किसी प्रकाश पुंज को कोलाइडी विलयन में से गुजारा जाता है तो उस कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ चमकीला दिखाई देता है, इसी परिघटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा क्वालिटी सोल ब्रेडिंग आर्क विधि द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। मतलब क्या है, यहां से निम्न में से ऐसा कौन सा कोलोइडी सोल, यहां पर क्वालिटी नहीं है, यहां पर क्या है, कोलोइडी सोल। तो निम्न में से कौन सा कोलोइडी सोल ब्रेडिंग आर्क विधि, ये एक मेथड है कौन सा, ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रेडिंग जो आर्क विधि है इसके द्वारा धातुओं का कोलाइडी सोल प्राप्त किया जाता है। कौन कौन सी धातुओं के कोलाइडी सोल प्राप्त कर सकते हो, गोल्ड का प्राप्त कर सकते हो, सिल्वर मतलब चांदी का कोलोइडी सोल प्राप्त कर सकते हो, और साथ में प्लेटिनम। मतलब मुख्य रूप से इन तीन धातुओं का, या फिर ऐसे बोल सकते हो, ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा धातुओं के कोलाइडी सोल क्या किए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। कौन कौन सी धातुओं के बना सकते हो, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम। तो देख लीजिए इन तीनों में से आंसर कौन सा नहीं है। गोल्ड सोल का निर्माण बिल्कुल होता है किसे, ब्रेडिंग आर्क विधि से। तो ये तो कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता, तो इसका तो निर्माण होता है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, सिल्वर सोल मीनिंग एजी सोल आ गया, इसका भी निर्माण होता है। प्लेटिनम सोल, इसका भी निर्माण होता है। लेकिन सल्फर सोल, सल्फर तो क्या आ गया, अधातु हो गया, तो इसका निर्माण नहीं होता। तो यहां से यही पूछा कि ब्रेडिंग आर्क विधि के द्वारा कौन सा कोलाइडी सोल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो कौन सा प्राप्त नहीं किया जा सकता, सल्फर का सोल प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, एक आयन पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है, यह कथन संबंधित है। तो ये आपके डायरेक्ट 1 मार्क्स में भी आ सकता है। इसको अपन बोलते हैं हार्डी-सूल्जे नियम बोलते हैं। मतलब जो भी अधिशोषण के अंदर जो भी कोलाइडी विलयन है उनको स्कंदित करने से संबंधित एक नियम था, जिसको किसने दिया था, हार्डी-सूल्जे ने दिया था। इसीलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, हार्डी-सूल्जे नियम बोलते हैं। तो हार्डी-सूल्जे नियम है, इससे संबंधित है। और परिभाषा क्या हो जाएगी हार्डी-सूल्जे नियम की,
एक आयन पर आवेश की मात्रा जितनी अधिक होती है उसकी स्कंदन शक्ति उतनी ही अधिक होती है। इसी को क्या बोलते हो? हार्डी-सूल्जे नियम बोलते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए गलत कथन है। मतलब इनमें से ऐसा कौन सा कथन है जो किसकी पुष्टि नहीं करता है? रासायनिक अधिशोषण की पुष्टि नहीं करता है। तो पहला देखिए, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। ये पहला ही क्या हो गया? गलत हो गया। कैसे? क्योंकि यहाँ पर देखो, अभी मैंने पहले बताया था भौतिक और रासायनिक अधिशोषण दो प्रकार के होते हैं। तो भौतिक अधिशोषण तो देखो ताप के ऊपर क्या करता है? निर्भर करता है। तापमान बढ़ाने पर क्या होता है? भौतिक अधिशोषण घट जाता था। इसी प्रकार से अगर आप बात करोगे किसकी? रासायनिक अधिशोषण की, तो रासायनिक अधिशोषण के केस में आपको ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है रासायनिक अधिशोषण के केस में? पहला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, यह ताप पर निर्भर नहीं करता। ताप पर निर्भर करता है, तो पहला वाला क्या हो गया? गलत हो गया। दूसरा देखिए, यह अत्यधिक विशिष्ट होता है। बिल्कुल सही है, भौतिक अधिशोषण है, विशिष्ट प्रकृति का नहीं होता, जबकि रासायनिक अधिशोषण क्या होता है? विशिष्ट प्रकृति का होता है। तीसरा देखिए, मतलब ये वाला कथन क्या है? सही है। यह अनुत्क्रमणीय होता है, यह भी बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। भौतिक अधिशोषण होता है आपका उत्क्रमणीय प्रकार का, जबकि रासायनिक अधिशोषण की प्रकृति कैसी होती है? अनुत्क्रमणीय होता है। नेक्स्ट देखिए, इसकी दर धीमी होती है, यह भी सही है। भौतिक अधिशोषण की दर क्या होती है? अधिक होती है, जबकि रासायनिक अधिशोषण की दर क्या होती है? धीमी होती है। और रासायनिक अधिशोषण की दर धीमी होने का कारण क्या है? क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। मतलब पहले पुराने बंध टूटते हैं और नए बंधों का निर्माण होता है। तो जब भी रासायनिक बंध टूटेंगे और नए रासायनिक बंधों का निर्माण होगा तो इसकी दर क्या होती है? धीमी होती है। मतलब ये वाला कथन भी क्या है? सही है रासायनिक अधिशोषण के लिए। नेक्स्ट देखिए, इसमें रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। बिल्कुल सही बात है। रासायनिक अधिशोषण में कौन से बंध का निर्माण होता है? रासायनिक बंध का निर्माण होता है। जबकि आपके पास जो भौतिक अधिशोषण है उसमें वांडर वाल दुर्बल बंधों का निर्माण होता है। इसीलिए वो कैसा होता था? उत्क्रमणीय प्रकृति का होता था। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा था? रासायनिक अधिशोषण के लिए गलत कथन है। बाकी कथन सही है, पहला वाला ही गलत हो गया कि यह तापमान पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता है? यह तापमान पर निर्भर करता है। तो ये यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। मतलब रासायनिक अधिशोषण के लिए ये वाला कथन गलत है, बाकी के जो भी आपके सामने कथन दिए गए वो कथन सही है। नेक्स्ट देखिए, परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की अनियमित या टेढ़ी मेढ़ी गति कहलाती है। अभी बताकर आया था मैंने, इसको परिभाषित भी किया था कि परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की लगातार अनियमित अथवा टेढ़ी मेढ़ी गति को क्या बोलते हो? ब्राउनी गति बोलते हो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। कौन सा? ब्राउनी गति। परिभाषा आ सकती है, तो परिभाषा आपको ध्यान रखनी है क्या कि परिक्षेपण माध्यम में कोलाइडी कणों की लगातार अनियमित अथवा टेढ़ी मेढ़ी गति को आप क्या बोलते हो? ब्राउनी गति बोलते हो। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, गोल्ड संख्या संबंधित है। मतलब यहाँ पर गोल्ड नंबर होता है वो किससे संबंधित है? चार ऑप्शन दे रखे आपके सामने गोल्ड संख्या के लिए। पहला वाला ऑप्शन देखिए, केवल द्रव विरोधी कोलाइड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, केवल द्रव स्नेही कोलाइड से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी, द्रव स्नेही एवं द्रव विरोधी दोनों कोलाइडों से संबंधित है। और ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जो भी कोलाइडी जो विलयन है उसमें कितनी प्रकार की प्रावस्थाएं होती है। तो इसको समझिए, जो भी आपके पास कोलाइडी विलयन होता है, कोलोइडी विलयन, तो जिस प्रकार से विलयन में विलय प्लस विलायक होता था उसी प्रकार से जो आपके पास ये जो कोलाइडी विलयन है इस विलयन में भी दो अवस्थाएं होती है। एक को आप बोलते हो परिक्षिप्त प्रावस्था। पहले वाली तो कौन सी हो जाएगी? परिक्षिप्त प्रावस्था। और दूसरा वाला हो जाएगा आपके पास परिक्षेपण माध्यम। दूसरा वाला कौन सा हो जाएगा? परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ पर जो परिक्षेपण माध्यम है वो तो आधिक्य में होता है, मतलब इसकी मात्रा अधिक होती है। और जो आपके पास जो परिक्षिप्त प्रावस्था है उसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो ये दो प्रावस्थाएं मिलकर किसका निर्माण करती है? कोलाइडी विलयन का निर्माण करती है। तो एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था हो गया और दूसरा परिक्षेपण माध्यम हो गया।
परिक्षेपण माध्यम में वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था क्या होती है, कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा कि गोल्ड संख्या इनमें से किससे संबंधित होती है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा आंसर होगा, यहाँ से आंसर नंबर, यहाँ से अगर ऑप्शन देखोगे तो कौन सा किससे रिलेटेड है वाली, केवल द्रव्य स्नेही कोलाइड से संबंधित है। तो मतलब जो भी गोल्ड संख्या है वो किससे संबंधित होती है, द्रव्य स्नेही कोलाइड से ही क्या होती है, इसका संबंध होता है। केवल और केवल द्रव्य स्नेही कोलाइड से संबंधित होती है कौन, गोल्ड संख्या। अब देखो पहले तो ये देखो, द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरागी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं बंधुता के आधार पर। अगर मान लीजिए परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य बहुत अधिक मात्रा में क्या है, बंधुता उपस्थित है, तब तो निर्माण किसका हो जाता है, द्रव्य स्नेही कोलाइड का। और जब भी परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य बंधुता अनुपस्थित होती है, तब निर्माण किसका होता है, द्रव्य विरोधी का होता है। तो यहां से आपको ये डायरेक्ट याद करना है क्या, कि गोल्ड संख्या का संबंधित किससे होता है, केवल और केवल द्रव्य स्नेही कोलाइड से संबंधित है। मतलब रक्सी कोलाइड भी बोल सकते हो। द्रव्य स्नेही जो कोलाइड होता है वो द्रव्य विरोधी कोलाइड के लिए किसका काम करता है, रक्सी कोलाइड का काम करता है। रिपीट कर देता हूं मैं वापिस से, जो यहां पर द्रव्य स्नेही कोलाइड होता है वो द्रव्य विरोधी कोलाइड के लिए किसका काम करता है, रक्सी कोलाइड का काम करता है। इसलिए जो सवर्ण संख्या या गोल्ड संख्या है, आप इसको क्या बोल सकते हो, रक्सी कोलाइड भी बोल सकते हो। ये ध्यान रखना है, इसको आप क्या बोल सकते हो, रक्सी कोलाइड। तो यहां से देखो दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है आपके पास। पहला वाला तो क्या, कि जो गोल्ड संख्या या सवर्ण संख्या है वो किससे संबंधित है, केवल और केवल द्रव्य स्नेही कोलाइड से संबंधित है। और द्रव्य स्नेही कोलाइड है वो द्रव्य विरोधी कोलाइड के लिए किसका काम करते हैं, रक्सी कोलाइड का। दूसरा सवाल आ सकता है कि गोल्ड संख्या संबंधित है, चार ऑप्शन बनाकर दे दिया और उस वाले में कौन सा ऑप्शन दे दिया, रक्सी कोलाइड। तो उस वाली कंडीशन में फिर आंसर क्या हो जाएगा, रक्सी कोलाइड से संबंधित होता है कौन, गोल्ड संख्या। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, ऊर्णन मान को दर्शाते हैं। ऊर्णन मान का मतलब होता है फ्लोक्यूलेशन कैपेसिटी, मीनिंग जो भी स्कंदन क्षमता बोल दो या फिर ऊर्णन मान बोल दो, बात ये की है। तो यहाँ पर सवाल क्या है आपके पास कि ऊर्णन मान को दर्शाते मतलब इसकी यूनिट, इसका मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए, मिली मोल प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर बी, मोल प्रति लीटर। और ऑप्शन नंबर सी, ग्राम प्रति लीटर। ऑप्शन नंबर डी, मोल प्रति मिलीलीटर। तो इनमें से जो ऊर्णन मान है इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होगा आपके पास मिली मोल प्रति लीटर। डायरेक्ट क्या रखना है ये वाला, कि जो ऊर्णन मान है इसका मात्रक क्या होता है, मिली मोल प्रति लीटर। मिली मोल प्रति लीटर किसका मात्रक होता है, ऊर्णन मान का मात्रक होता है। अब इससे रिलेटेड आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे देता हूं मैं, ऊर्णन मान से संबंधित। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, से आपको बोले ऊर्णन मान बोले अथवा क्या बोले, स्कंदन क्षमता बोले, बात एक ही है, दोनों का मतलब एक ही है, स्कंदन क्षमता। ऊर्णन मान बोले या फिर स्कंदन क्षमता बोले, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ऊर्णन मान और जो स्कंदन क्षमता है वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जो स्कंदन क्षमता या ऊर्णन क्षमता वो किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है, स्कंदन क्षमता से रिलेट कीजिए, क्योंकि ज्यादातर जो भी सवाल आते हैं उसमें क्या पूछता है, डायरेक्ट स्कंदन क्षमता पूछता है। तो स्कंदन जो क्षमता होती है वो व्युत्क्रमानुपाती होती है किसके, स्कंदन मान की। स्कंदन मान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। और इस स्कंदन मान को आप और क्या बोल सकते हो, ऊर्णन मान भी बोल सकते हो। ऊर्णन मान भी बोल सकते हो, मतलब जितना ज्यादा ऊर्णन मान होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही क्या होती है, कम होती है। और जितनी ज्यादा स्कंदन क्षमता होगी उसका ऊर्णन मान उतना ही क्या होगा, कम होगा। तो ये भी किससे संबंधित है, अगर आप इसको इनडायरेक्टली देखो अप्रत्यक्ष रूप से, तो हार्डी सूल्जे नियम से ये क्या होता है, संबंधित होता है। अब सवाल कैसे आ सकता है, जैसे मान लीजिए आपको इस टाइप का सवाल दे दिया, आपके ये बोल दिया कि आपके पास 4 विद्युत अपघट्य ए बी सी और डी, ये जो मैंने मेंशन किए ये एक्चुअल में है क्या, विद्युत अपघट्य। क्या उपस्थित है, विद्युत अपघट्य। और इनको मैंने नाम दे दिया ए बी सी और डी। और इनमें से आपको ये बोल दिया कि इनका जो ऊर्णन मान है, इनका फ्लोक्यूलेशन पावर बोल दीजिए, अदरवाइज क्या बोल दीजिए आप, ऊर्णन मान।
इनका उर्णन मान आपको दे दिया, इस वाले ए का बोल दिया कि 5 मिलीमोल प्रति लीटर है, बी के लिए आपको बोल दिया 6.25 मिलीमोल प्रति लीटर है, और सी के लिए आपको बोल दिया 0.25 है, और डी के लिए आपको बोल दिया 1.34 मिलीमोल प्रति लीटर है। अब यहां से देखो आपको ये बोलिएगा क्या कि इन वैद्युत अपघट्यों में से कौन सा वैद्युत अपघट्य है जिनकी स्कंदन क्षमता सर्वाधिक होगी। तो यहां से देखो सवाल आ सकता है इस टाइप का, किससे डील करवा देगा, स्कंदन क्षमता से। और इसको सोल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो स्कंदन क्षमता है वो ऊर्णन मान के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब जिस वैद्युत अपघट्य के लिए ऊर्णन मान जितना अधिक होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी क्या होगी, न्यूनतम होगी। तो यहाँ पर 4 वैद्युत अपघट्य थे, ए बी सी और डी, और इनके कौन सी वैल्यू दे दी आपको, ऊर्णन मान, और आपसे क्या पूछा है, स्कंदन क्षमता। तो किसकी, कौन से वैद्युत अपघट्य की स्कंदन क्षमता सर्वाधिक होगी, जिसके लिए ऊर्णन मान क्या होगा, सबसे कम होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे न्यूनतम ऊर्णन मान किसके लिए, वैद्युत अपघट्य सी के लिए। तो स्कंदन क्षमता सबसे सर्वाधिक किसकी होगी, सी से। उसके बाद में किसका नंबर आ जाएगा, डी का। फिर उसके बाद में स्कंदन क्षमता किसकी ग्रेटर होगी, ए का। और सबसे न्यूनतम स्कंदन क्षमता कौन से वैद्युत अपघट्य की होगी, बी की होगी। बी की सबसे न्यूनतम स्कंदन क्षमता क्यों हुई है, क्योंकि बी वैद्युत अपघट्य के लिए ऊर्णन मान क्या है, अधिक है, और ऊर्णन मान और स्कंदन क्षमता कैसी होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो इस टाइप के भी सवाल आ सकता है आपके पास। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए, कोलोइडी कणों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। मतलब जो भी कोलोइडी कण होते उनसे संबंध में ऐसा कौन सा कथन है जो क्या होता है, सत्य मतलब सही है। तो पहला देखिए इसके अंदर, इनमें हमेशा 2 प्रावस्था ही होती है। ऑप्शन नंबर बी, यह केवल द्रव अवस्था में रहते हैं। ऑप्शन नंबर सी, इनका विद्युतीकरण नहीं हो सकता। और ऑप्शन नंबर डी, यह केवल जल स्नेही होते हैं। तो ये वाला सवाल काफी इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है। मतलब जो भी कोलाइडी कण होता है उनके संबंध में ऐसा कौन सा कथन है जो क्या होता है, सत्य मतलब सही कथन कौन सा है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर क्या होगा। अभी देखो मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था आपको कि जो भी कोलाइडी विलयन होता है उसमें कितनी प्रावस्था होती है, 2 प्रावस्था होती है। एक को तो आपने क्या बोला था, परिक्षिप्त प्रावस्था, दूसरी को क्या बोला था, परिक्षेपण माध्यम। परिक्षेपण माध्यम वो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, जबकि परिक्षिप्त प्रावस्था कम मात्रा में उपस्थित होता है। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सार्वत्रिक सत्य है क्या, कि कोलाइडी विलयन में हमेशा ही कितनी प्रावस्था होगी, 2 प्रावस्था होगी, जिसमें जो अधिक प्रावस्था में अधिक मात्रा में उपस्थित होगा वो तो परिक्षेपण माध्यम हो जाएगा, और जो कम मात्रा में उपस्थित होगा वो परिक्षिप्त प्रावस्था हो जाएगी। तो ये पहला वाला कथन तो क्या है, सत्य मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, यह केवल द्रव अवस्था में रहते, ये रोंग हो गया, क्योंकि जो कोलाइडी विलयन होती है वो द्रव अवस्था में भी हो सकती है, और ठोस अवस्था में भी हो सकती है, और गैस अवस्था में भी हो सकती है। तीसरा देखिए, इनका विद्युतीकरण नहीं हो सकता, ये तो गलत है। कैसे गलत हो गया, क्योंकि कोलाइडी कणों पर क्या उपस्थित होता है, आवेश उपस्थित होता है, और जब आवेश उपस्थित होता है तो इनका आसानी से क्या हो सकता है, विद्युतीकरण हो सकता है। तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी, यह केवल जल स्नेही होते। अभी आपको बताया है मैंने, 2 प्रकार के होते हैं, एक तो द्रव स्नेही और द्रव विरोधी। द्रव स्नेही को आप जल स्नेही बोल सकते हो, और द्रव विरोधी को आप जल विरागी बोल सकते हो। तो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, लेकिन यहाँ पर इसने केवल एक ही बोला है, कौन सा, जल स्नेही। तो ये भी क्या हो गया, गलत कथन हो गया। और इसी टाइप से सी वाला भी क्या हो गया, गलत हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फेरिक हाइड्रोक्साइड सोल के स्कंदन में सबसे प्रभावी कौन सा है। मतलब आपको वैद्युत अपघट्य दे रखे, और इन वैद्युत अपघट्यों में से आपसे पूछा है कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड का सोल होता है इसमें सबसे ज्यादा स्कंदन है, इसका कौन सा वैद्युत अपघट्य करेगा। तो सबसे पहले तो आपको देखो थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता हूं मैं यहाँ पर। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड, अब ये विक्रिया भी अपन ने कंप्लीट की थी। फेरिक हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, FeOH थ्राइस, ये होता है एक्चुअल में फेरिक हाइड्रोक्साइड। कौन से आयनों का अधिशोषण हुआ था, फेरिक आयनों का अधिशोषण हुआ था। मतलब जो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो ये कोलोइडी सोल है, कौन सा कोलोइडी सोल है, ये धनावेशित या धनात्मक कोलोइडी सोल होता है। और हार्डी सूल्जे का जो नियम अभी आपको मैंने बताया वो क्या बोलता है
कि किसी भी कोलाइडी विलयन का आप क्या करवा सकते हो, स्कंदन करवा सकते हो। कब? जब उसमें क्या मिलाया जाएगा, वैद्युत अपघट्य। लेकिन जो वैद्युत अपघट्य आप मिला रहे हो उस पर आवेश कैसा होना चाहिए, कोलाइडी कणों के जस्ट विपरीत क्या होना चाहिए, आवेश होना चाहिए। तो आपको एक बात तो पता चल गई कि जो फेरिक हाइड्रोक्साइड जो कोलाइडी सोल है वो कैसा होता है, पॉजिटिव सोल होता है। अब आपको इसका क्या करना है, स्कंदन करना है। तो पॉजिटिव सोल का स्कंदन कौन सा आयन करेगा, ऋणात्मक आयन करेगा। कौन सा आयन करेगा, ऋणात्मक या फिर नेगेटिव आयन करेगा। कौन सा ऋणात्मक आयन करेगा, जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी, जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी वो वाला ऋणात्मक आयन फेरिक हाइड्रोक्साइड का क्या करेगा, स्कंदन करेगा। मतलब संयोजकता जितनी अधिक होगी विपरीत आवेशित आयन की, वो उस कोलाइडी विलयन को उतना ही आसानी से क्या कर सकता है, स्कंदित कर सकता है। तो यहां से देख लिए कौन कौन सी ऋणात्मक मिलेंगे आपको। अगर इसको देखोगे तो यहां से ऋणात्मक पार्ट कौन आएगा, Cl-1। संयोजकता कितनी है Cl की 1। NO3 को अगर जब आप आयोनित करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम प्लस और NO3 माइनस। मतलब यहाँ पर कौन सा बन जाएगा, नाइट्रेट बन जाएगा। और इस वाले नाइट्रेट की भी संयोजकता कितनी है, एक ही संयोजकता है। नेक्स्ट वाला देखिए K2SO4, इसको आयनित करोगे तो क्या मिलेगा, 2K पॉजिटिव। साथ में क्या मिलेगा, ऋणात्मक की मैं मुख्य रूप से बात कर रहा हूँ, सल्फेट मिलेगा। सल्फेट का मीनिंग क्या है, SO4-2। तो यहाँ पर इसकी संयोजकता कितनी है, 2। और जब आप इसको आयनित करोगे तो 4 तो पोटेशियम पॉजिटिव मिल जाएंगे और साथ में ऋणात्मक वाला भाग कौन सा मिलेगा, यहां से FeCN6 और ब्रैकेट के ऊपर कितना आ जाएगा, वर्गाकार ब्रैकेट के ऊपर -4। तो यहां से सोल हो गया। फेरिक हाइड्रोक्साइड कौन सा सोल है, धनात्मक आवेशित कोलोइडी सोल है। इसका स्कंदन कौन करेगा, ऋणात्मक आयन करेगा। कौन सा ऋणात्मक आयन करेगा, जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी। तो आपको 4 वैद्युत अपघट्य दे रखे थे, इनको मैंने आयनित करके इनका ऋणात्मक भाग का पता कर लिया। अब ऋणात्मक भाग की संयोजकता से डील कीजिए, जिसकी संयोजकता जितनी अधिक होगी वही क्या करेगा, उतना ही आसानी से स्कंदन करेगा। तो यहाँ पर संयोजकता 1 है, नाइट्रेट में भी 1 है, सल्फेट में 2 है, लेकिन यहाँ पर पोटेशियम जो फेरोसाइनाइड था उसमें संयोजकता कितनी है, 4। तो सबसे ज्यादा स्कंदन कौन सा करेगा, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। हार्डी-सुलजे नियम से संबंधित है ये भी। नेक्स्ट वाला देखिए, निम्न में से धन आवेशित कोलाइडी सोल का उदाहरण है। तो इनमें से ऐसा कौन सा कोलाइडी सोल है जो कैसा होता है, धनात्मक आवेशित होता है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जितने भी धातु के सोल होते हैं वो कैसे होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। तो इसके लिए भी मैं आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा देता हूं। अगर आप आवेश के आधार पर कोलोइडी सोल का वर्गीकरण करते हैं तो 2 प्रकार के कोलोइडी सोल होते हैं। पहला वाला तो कोलोइडी सोल होता है आपके पास धनात्मक या धनावेशित कोलोइडी सोल, और दूसरा वाला कौन सा होता है, ऋणावेशित कोलोइडी सोल। अब कौन कौन से एग्जाम्पल होते हैं, धनात्मक कोलोइडी सोल के एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने, और इसके साथ साथ किसका ध्यान रखना है, ऋणात्मक कोलोइडी सोल का उदाहरण। तो ऋणात्मक के अंदर धातु के सोल, मतलब जो भी धातु के कोलोइडी सोल है, और धातु की बात करूं तो कौन सा आ गया, जैसे गोल्ड आ गया, प्लेटिनम आ गया, सिल्वर आ गया, कॉपर आ गया। मतलब जितने भी धातु है तो धातु के कोलोइडी सोल कैसे होते हैं, ऋणात्मक आवेशित होते हैं। मतलब उनके ऊपर कौन सा आवेश रहता है, ऋणात्मक आवेश रहता है। तो धातु के सोल ऋणात्मक वाली। इसके बाद में सल्फाइड के सोल, ये भी इंपोर्टेंट है। जितने भी आपको सल्फाइड दिख जाए किसी में भी सल्फर, तो सल्फाइड के सोल भी कैसे होती है, ऋणात्मक आवेशित। अगर इसके उदाहरण की बात करूं मैं, कैडमियम सल्फाइड CdS, आर्सेनिक सल्फाइड AS2S3। तो मतलब जिसमें भी सल्फाइड आ गया वो भी किसका उदाहरण होता है, ऋणात्मक सोल का ही क्या होता है, उदाहरण होता है। इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो यहां पर अम्लीय रंजक होती है, अम्लीय रंजक। और अम्लीय रंजक की अगर आप बात करते हो कि कौन सी अम्लीय रंजक है, यहां पर जो ऋणात्मक सोल होते हैं। तो मुख्य रूप से आपको ये ध्यान रखना है कि धातु के कोलोइडी सोल भी ऋणात्मक आवेशित है। सल्फाइड के जो भी आपके पास यौगिक आ जाएंगे वो भी किसके उदाहरण होते हैं, आपकी ऋणात्मक कोलोइडी सोल के। धनात्मक के लिए मुख्य रूप से जो आपको लर्न करना वो वाले कौन से, देखिए धनात्मक कोलोइडी सोल की बात करोगे तो धातु के हाइड्रोक्साइड और ऑक्साइड, मीनिंग यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, एम का मतलब तो धातु हो गया और ओ का मीनिंग क्या हो गया, ऑक्साइड। तो धातु के ऑक्साइड और धातु के हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का मीनिंग क्या हो जाएगा, MOI। तो धातु के ऑक्साइड और धातु के हाइड्रोक्साइड किसके उदाहरण होते हैं, धनात्मक कोलोइडी सोल के। उदाहरण की बात करूं तो ये देखिए हाइड्रोक्साइड की बात किया तो धातु का हाइड्रोक्साइड कौन सा हो गया, FeOS3। ये किसका एग्जाम्पल होगा, धनात्मक का। दूसरा वाला ऑक्साइड की बात करूं तो देखिए एल्यूमिनियम का ऑक्साइड Al2O3
XH2O। तो ये किसका ऑक्साइड है? एल्यूमिनियम मतलब धातु का ऑक्साइड है, तो ये भी किसका सोल होगा आपके पास? धनात्मक सोल है। इसके अलावा ऑक्साइड एक ये इंपोर्टेंट है, टाइटेनियम का ऑक्साइड मेंशन करेगा TiO2, तो ये भी किसका उदाहरण होता है आपके पास? धनात्मक आवेशित सोल का उदाहरण होता है। इसके बाद में अगर यहाँ पर रंजक की बात करो तो रंजक इंपोर्टेंट है। धनात्मक के अंदर एकमात्र उदाहरण है क्षारीय रंजक का, और क्षारीय रंजक कौन सा है? मेथिलीन नील या मेथिलीन ब्लू भी बोलते हो। कैसा रंजक होता है? क्षारीय रंजक है। कैसा रंजक है? क्षारीय रंजक। तो जो भी क्षारीय रंजक है वो भी किसके उदाहरण होते हैं? धनात्मक है। अगर क्षारीय रंजक इस साइड आ गए तो यहाँ पर कौन से रंजक आएंगे? अम्लीय रंजक। और अम्लीय रंजक के दो उदाहरण ध्यान रखने, एक तो कांगो रेड, एक तो कौन सा उदाहरण है? कांगो रेड, और दूसरा वाला उदाहरण है आपके पास ईओसीन। दूसरा उदाहरण कौन सा हो जाएगा? ईओसीन। तो ये भी किसके उदाहरण होते हैं? आपके नेगेटिव सोल के। इसके अलावा एक हीमोग्लोबिन, उसका ध्यान रखना है, हीमोग्लोबिन किसका एग्जाम्पल होता है? धनात्मक का। तो इसी साइड में हीमोग्लोबिन को शॉर्ट में मेंशन कर देता हूं HBC। तो हीमोग्लोबिन का जो कोलोइडी सोल है वो भी किसका उदाहरण होता है? धनात्मक का उदाहरण होता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 14। तो देखिए बिजली सोल हो जाएगा। निम्न में से धनावेशित कोलाइडी सोल का उदाहरण है, तो कौन सा धनावेशित हो जाएगा? गोल्ड सोल, धातु का सोल कैसा होता है? ऋणात्मक, तो ये रोंग हो गया। नेक्स्ट बात देखिए आर्सेनिक सल्फाइड सोल, यहाँ पर सल्फर आ गया तो ये भी किसका हो गया? ऋणात्मक का हो गया। सी के अंदर देखिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड, तो धातु का ऑक्साइड है, ये हाइड्रोक्साइड किसका उदाहरण है? धनात्मक का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रखा? ऑल ऑफ दीज मीनिंग उपयुक्त सभी, ये भी गलत हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर अपन ने जो भी सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन के इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे उससे अपन ने डील किया। अब इसके साथ साथ यहाँ से दो बातें हो रह जाती है, उनको भी अपन डील कर लेते। एक तो ग्राफ आता है यहाँ से जिसको बोलते हैं फ्राइंडले के समतापी वक्र, एक तो यहाँ से, और दूसरा देखेंगे अपन ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे फ्राइंडले के समतापी वक्र से। तो फ्राइंडलिक जो समतापी वक्र होता है उससे अपन डिस्कस करते हैं सबसे पहले। तो ये देखिए हेडिंग डाल देता हूं मैं यहां पर, समतापी, फ्राइंडलिक समतापी वक्र। डायरेक्ट सवाल आ सकता है यहां से, फ्राइंडलिक समतापी वक्र, फ्राइंडलिक समतापी अधिशोषण वक्र, समतापी अधिशोषण वक्र। तो यहां पर देखिए अधिशोषण के ऊपर जो दाब का प्रभाव है किस प्रकार से होता है इसको बारे में अंडरस्टैंड करवाता है कौन? फ्राइंडलिक समतापी अधिशोषण वक्र। तो यहां पर देखिए आपको एक ही बात ध्यान रखनी है क्या, कि जो अधिशोषण की मात्रा है, अधिशोषण की मात्रा को किससे प्रदर्शित करती हो? x/m से। ये किस पर निर्भर करती है? आपके दाब से क्या होती है? प्रभावित होती है। अब यहाँ पर तीन कंडीशन लेकर चलेंगे अपन। सबसे पहली वाली कंडीशन है निम्न दाब पर। ये वाली जो मैंने कंडीशन लिखी है ये कंडीशन कब की है? जब दाब क्या हो? कम हो। तो यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिया निम्न दाब पर। तो निम्न दाब पर क्या होता है कि अधिशोषण की मात्रा समानुपाती होती है दाब की। दूसरा देखिए निम्न दाब के बाद में कौन सा आएगा? मध्यवर्ती दाब। तो जो दूसरी कंडीशन है वो कौन सी है आपके पास? मध्यवर्ती दाब पर। तो जो मध्यवर्ती दाब होता है वहां पर जो अधिशोषण की मात्रा किस प्रकार से प्रभावित होती है? तो मध्यवर्ती दाब पर अधिशोषण की मात्रा मतलब x/m समानुपाती किसके होता है? p के, लेकिन इसकी पावर कितनी होती है? 1/n होती है। ये कब की बात है? मध्यवर्ती दाब की बात है। तीसरी कंडीशन कौन सी आती है? अधिक दाब पर। तीसरी कंडीशन कौन सी आती है आपके पास? अधिक दाब पर। तो यहां से ये देखिए कि जब भी दाब का मान अधिक होगा तो उस वाली कंडीशन में क्या होता है? उस वाली कंडीशन में जो अधिशोषण की मात्रा मतलब x/m है वो दाब के ऊपर निर्भर ही नहीं करती, मीनिंग p की पावर 0 होती है। तो ये तीन शर्तें आपको ध्यान रखनी है फ्राइंडलिक समतापी अधिशोषण वक्र के। अब यहाँ से देखो किस टाइप से डील करता है कि जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 थी मतलब मध्यवर्ती दाब पर। तो मध्यवर्ती दाब पर क्या हो रहा था? अधिशोषण की मात्रा समानुपाती थी प्रेशर के, और प्रेशर की पावर कितनी थी? 1/n। इसको आप सोल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा? x/m, ये समानुपाती वाला चिन्ह हटाओगे तो क्या लेना पड़ेगा? नियंतांक, और नियंतांक यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? k, और फिर क्या जाएगा? p की पावर 1/n आ जाएगा। अब क्या करना आपको? इस समीकरण का लोगरिथम ले लीजिए। लोग तो क्या बन जाएगा? लोग x/m इक्वल, अब देखो यहाँ पर k और p किसमें? गुणा में। तो दोनों का जो बेस क्या है? लोग है। तो गुणा वाली क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। तो क्या बन जाएगा? लोग k प्लस, और जो पावर होती है वो कहां पर आ जाती है? फ्रंट में आ जाती है, सामने आ जाती है। तो 1/n,
और यहाँ पर क्या हो जाएगा, log p हो जाएगा। अब आपसे ग्राफ बनवा लेता है यहाँ पर log x/m और log p के मध्य क्या बना लेता है, ग्राफ बना लेता है। तो वही ग्राफ बनाना मेरे को आपको सिखाना है कि किस प्रकार से ग्राफ बनता है और आपको किस टाइप से यहाँ पर इसको मेंशन करना है। तो आइए ग्राफ की अगर मैं बात करूं, दो एक्सिस बना लेते हैं अपन। एक तो एक्स एक्सिस हो जाएगी और सेकंड वाली कौन सी हो जाएगी, वाई एक्सिस हो जाएगी। तो ये लीजिए मैंने क्या बना लिया, यहां से दो एक्सिस को मैंने मेंशन कर लिया। क्लियर है। अब यहां पर ग्राफ किस किस के मध्य पूछेगा आपसे, log x/m, तो ये मैंने मेंशन कर दिया log x/m, और किसके मध्य, log p के मध्य। तो यहां पर लिख दिया मैंने log p के मध्य। अब देखो यहाँ पर तीन ग्राफ किस किस के मध्य में था, log x/m और log p। तो आपको ये पता चल गया कि ग्राफ कैसा आएगा, सीधी रेखा में। कैसे पता चला कि y इक्वल टू, ये तो हो गया m, ये क्या हो गया x, और ये क्या हो गया अंतःखंड बोलते हो, जिसको इंटरसेप्ट बोलते हो। तो यहाँ पर देखो y और x मीनिंग, यहाँ पर y एक्सिस पर तो log x/m पुट कर दिया, x एक्सिस पर क्या पुट कर दिया, log p। अब देखो इनके मध्य कैसा संबंध है, समानुपाती का, मतलब ग्राफ क्या आएगा, सीधी रेखा में आएगा। लेकिन ग्राफ शून्य से स्टार्ट नहीं होगा, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए अंतःखंड कितना दे रखा है, log k। तो यहाँ से ग्राफ है शून्य से स्टार्ट नहीं होकर थोड़ा ऊपर से स्टार्ट होगा। और ये जो यहाँ तक जो वैल्यू है ये वाली, इसको आप क्या बोलते हो, अंतःखंड। अंतःखंड का मतलब क्या है, c, और ये किसके बराबर है अंतःखंड, log k के बराबर है। मतलब ये यहाँ पर अंतःखंड तो क्या हो गया, log k हो गया। ग्राफ कैसा है आपके पास, सीधी रेखा में ग्राफ आया है। क्लियर है। और इस वाले ग्राफ की अगर ढाल पूछे, ढाल का मतलब क्या होता है, स्लोप। स्लोप का मीनिंग ये हो गया m का मीनिंग क्या होता है, ढाल। तो 1/n क्या हो गया, स्लोप हो गया। तो इस वाले ग्राफ के लिए अगर आपसे ढाल पूछे तो ढाल क्या जाएगी, इस वाले ग्राफ के लिए ढाल का मान कितना है, 1/n है। ये किसके तुल्य, ढाल के तुल्य। शून्य से क्यों स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर अंतःखंड उपस्थित है। अंतःखंड कौन सा है, c, और अंतःखंड की वैल्यू क्या, log k। तो यहाँ पर देखिए इसलिए ग्राफ को मैंने यहाँ से स्टार्ट किया। तो ये होता है एक तो आपके पास फ्रेंडली के समतापी अधिशोषण वक्र। समतापी का मतलब क्या हो जाएगा, ताप क्या है यहाँ पर, नियत है। ताप है वो क्या है, नियत ताप के ऊपर आप संबंध देखते हो, किस किस के मध्य, अधिशोषण की मात्रा और दाब के मध्य। एक तो यहाँ से सवाल बनता है। दूसरा वाला यहाँ से दो पूछता है, एक तो आपके पास भौतिक अधिशोषण है और दूसरा कौन सा है, रासायनिक अधिशोषण। तो इन दोनों का जो ताप के ऊपर प्रभाव पूछता है, मतलब कि ताप किस प्रकार से प्रभावित करेगा। तो यहां से देखो मैं दोनों के लिए ग्राफ बनाता हूं। पहला वाला अपन देखेंगे भौतिक के लिए और दूसरा वाला अपन देखेंगे किसके लिए, दूसरा वाला अपन डील करेंगे रासायनिक के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये मैं ग्राफ बनाता हूं, यहाँ पर दोनों का अपन प्रभाव देखेंगे कि किसके अंदर तो किस टाइप से प्रभावित करता है। अधिशोषण दो प्रकार का होता है, एक तो हो गया आपके पास रासायनिक और दूसरा होता है भौतिक। तो यहां से आपको देखना है, यहाँ पर तो मैंने लिख दिया x/m मीनिंग अधिशोषण की मात्रा लिख दी। ये लीजिए अधिशोषण की मात्रा x/m, और यहाँ पर भी क्या मेंशन कर दिया, अधिशोषण की मात्रा x/m। और ग्राफ किसके मध्य बना रही हो, तापमान के साथ। तो ये देखो मैंने क्या लिख दिया, t, और यहाँ पर भी मैंने क्या मेंशन कर दिया, t मतलब तापमान। तापमान के साथ ग्राफ बना रही है, तो यहाँ पर आपने नियत किसको रखा, दाब को नियत रखा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर नियत किसको रखा आपने, प्रेशर मतलब दाब को क्या रख लिया, नियत रख लिया। तो देखो ये पहला वाला जो ग्राफ है, ये मैं ग्राफ बना रहा हूं भौतिक अधिशोषण के लिए। ये ग्राफ तो किसके लिए, भौतिक अधिशोषण के लिए। और जो दूसरा वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ बनाऊंगा मैं रासायनिक अधिशोषण के लिए, रासायनिक अधिशोषण के लिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भौतिक अधिशोषण तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, कम होता है। तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, जैसे जैसे तापमान में वृद्धि करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपके पास जो भौतिक अधिशोषण है उसके मान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। लेकिन जब बात करते हो रासायनिक अधिशोषण के लिए, तो रासायनिक अधिशोषण में क्या होता है, जैसे जैसे आप क्या करोगे, तापमान बढ़ाओगे तो रासायनिक बंधों का निर्माण होगा, क्योंकि रासायनिक अधिशोषण में सक्रिय ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, तो यहाँ पर ग्राफ इस प्रकार से बनेगा। प्रारंभ में तो क्या होगा, तापमान बढ़ाने पर अधिशोषण बढ़ेगा, लेकिन एक निश्चित तापमान के बाद में अगर तापमान बढ़ाते हो तो फिर क्या होने लगता है, अधिशोषण में कमी आने लगती है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि भौतिक अधिशोषण में तो अधिशोषण की मात्रा या अधिशोषण लगातार घटता है, लेकिन रासायनिक अधिशोषण में पहले तो क्या होता है, अधिशोषण बढ़ता है और एक निश्चित तापमान के बाद में क्या होने लगता है, तापमान बढ़ाने पर फिर अधिशोषण की मात्रा में कमी होने लगती है। तो यह ताप का प्रभाव होता है भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण पर। आज का लेक्चर यहीं पर फिनिश करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजा दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट और फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।